नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। जैसा कि आपको पता है कि हम कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। कारक प्रकरण के अंतर्गत हमने पंचमी विभक्ति अपादान कारक तक हम पढ़ चुके थे। आज हमारे पास में है षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध कारक। वैसे तो संबंध कारक को कोई स्थान नहीं दिया गया है अपनी संस्कृत भाषा में, लेकिन इसमें षष्ठी विभक्ति के माध्यम से थोड़ा समझाया गया है, वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। षष्ठी से संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। यथा रमेश है संस्कृतस्य पुस्तकम पठति। रमेश जो है वह संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। रमेश जो है वह संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। रमेश जो है वो क्या पढ़ता है? संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। रमेश संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। ऐसे ही यतस्य निर्धारणम। यतस्य निर्धारणम का अर्थ होता है कि जब बहुत में से किसी एक की जाति, गुण, क्रिया के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है, तब विशेषण शब्दों के साथ में इष्ठन अथवा तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और इससे विशेषता प्रकट की जाती है, और इसमें षष्ठी विभक्ति अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी या सप्तमी। मतलब बहुत सारे में से एक को जहाँ पे खोजा जाए वहाँ पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर? कवि नाम कविषु वा कालिदास है श्रेष्ठ है अस्ति। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे कौन कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम कह सकते हैं कि एक कक्षा में 50 बच्चे बैठे हुए हैं। 50 में से मैंने कहा एक बच्चा बैठा है, राम नाम का एक बच्चा बैठा हुआ है, तो मैंने कहा राम पढ़ने में बहुत होशियार है। राम पढ़ने में बहुत होशियार है। तो बहुत होशियार होना उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। वो उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। तो अब अपन ने बहुत सारों में से किसी एक के बारे में बताया, तो बहुत सारों में से जहाँ किसी एक के बारे में बताया जाता है वहाँ पे कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी विभक्ति होती है बताएं? षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति। अर्थात बहुत सारों में से किसी एक की विशेषता जहाँ बताई जाती है वहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अधोलिखित योगे षष्ठी विभक्ति भवति। नीचे लिखे हुए शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे अध का अर्थ होता है नीचे। अध का अर्थ क्या होता है? नीचे। वृक्षस्य अधः बालकः सेते। वृक्ष के नीचे बच्चे सोते हैं। वृक्ष के नीचे बच्चे सोते हैं। ठीक है। ऐसे ही ऊपरी। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। ऊपरी का अर्थ क्या होता है? ऊपर। ऊपरी का अर्थ क्या होगा? ऊपर। अर्थात भवनस्य ऊपरी खगा सन्ति। भवन के ऊपर खग हैं। भवन के ऊपर क्या है? पक्षी हैं। पुरः। पुरः का अर्थ होता है सामने। पुरः का अर्थ क्या होता है? सामने। विद्यालयस्य पुरः मंदिरम अस्ति। विद्यालय के सामने मंदिर है। ऐसे ही समक्षम। समक्षम का अर्थ क्या होता है? सामने। अध्यापकस्य समक्षम ग्रामः अस्ति। अध्यापक के सामने गांव है। ठीक है। ऐसे ही समीपम। समीपम का अर्थ क्या होता है? पास में। नगरस्य समीपम ग्रामः अस्ति। नगर के पास में गांव है। देखो समीपम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति। ठीक है। ऐसे ही मध्य। मध्य के योग में मध्य का अर्थ होता है बीच में। पशुनाम मध्य ग्वाले अस्ति। पशुओं के बीच में ग्वाले खड़े हुए हैं। पशुओं के बीच में कौन खड़े हुए हैं? ग्वाले खड़े हुए हैं। कृते। कृते का अर्थ होता है के लिए। कृते का अर्थ क्या होता है? के लिए। बालकस्य कृते दुग्धम आन्य। बच्चों के लिए दूध लेकर आए। बच्चों के लिए दूध लेकर आए। अंतः। अंतः का अर्थ होता है अंदर। अंतः का अर्थ क्या होता है? अंदर। तो इस तरह से हमने आज चतुर्थी अपनी षष्ठी विभक्ति का अध्ययन किया है। और देखिए षष्ठी विभक्ति का एक बार हम दोहरान कार्य कर लेते हैं। कहाँ कहाँ षष्ठी विभक्ति होती है? षष्ठी शेषे इति षष्ठी, है ना। मतलब संबंध कारक में जब किसी से किसी चीज का संबंध बताया जाए, जैसे यह अपने पिता का पुत्र है, तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? दोनों में, पिता में और पुत्र में क्या हो गया? संबंध हो गया। तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति। ऐसे ही यतस्य निर्धारणम। यतस्य निर्धारणम का अर्थ क्या होता है? बहुत में से किसी एक के बारे में जहाँ पे बताया जाए तो वहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति। जैसे कवि नाम कालिदास है श्रेष्ठ है। ऐसे ही नीचे लिखे हुए षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे अध है। अध का अर्थ होता है नीचे, ऊपरी, ऊपर,
है ना। पूर्व का अर्थ होता है सामने, समक्षम का अर्थ भी होता है सामने, समीपम का अर्थ होता है समीप, मध्य का अर्थ होता है बीच में, है ना। कृत्य का अर्थ होता है के लिए, अंत्य का होता है अंदर। तो इस तरह से हमारे पास में ये जो शब्द हैं इनके अंतर्गत कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। यदि आपको इससे रिलेटेड और कोई जानकारी मुझसे लेनी हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखिए ये जो आपको बताया जा रहा है ये मान लीजिए 100 शब्दों में से 10 शब्द ऐसे छांट करके आपके लिए लाए गए हैं जिनको आप आसानी से याद भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। अर्थात बुक में से बहुत अच्छे से आपके लिए जो नोट्स हैं वो बनाए गए हैं। आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ें और परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही अच्छे और कारगर साबित होंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम के अंतर्गत मिलते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।